अभी तो हिमाचल हारी है, अभी पूरा देश बाकी है। ये नारा आज कर्णप्रयाग में गूंज उठा। कई शिक्षक संघ एक साथ आए और हजारों की संख्या में एक बड़ा सा प्रदर्शन हुआ भाजपा की उस अहंकारी सरकार के विरुद्ध जो मोदी के तहत आती है, उस अहंकारी सरकार के विरुद्ध जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू करी थी 2004 में। और आज जिस तरीके से उमड़ा जन सैलाब कर्णप्रयाग में, यह चेतावनी है इस सरकार को, यह चेतावनी है उन अहंकारियों को जो सोचते हैं कि इनको कोई हरा नहीं सकता। ये भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन होती है और हिमाचल ने दिखा दिया है कि अब इनकी बारी है। यानी कि अभी तो हिमाचल हारी है, पूरा देश बाकी है और 2024 में ये जाएंगे। कर्णप्रयाग से जो उठी थी आवाज, उनकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। आज देखिए आज किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा।
कर्णप्रयाग में ये टीचर्स हैं, ये शिक्षक है, ये सरकारी कर्मचारी है। ये सरकार कहती है कि सरकार का काम ये नहीं होता कि वो कंपनीज को चलाए। ये मोदी जी का कहना है। वो जानते ही नहीं कि नवरत्न कंपनियां क्यों बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी और यही विजन था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का कि इस देश में हर व्यक्ति को एक आय का स्रोत मिल जाए, एक आय का साधन मिल जाए, एक पक्की नौकरी मिल जाए। वो देश जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस की एक के बाद एक सरकारों ने किया। मगर जो इतने सालों में बनाया उसे कैसे गवाया जाता है, वो सीखना है अगर किसी से तो सीखो मोदी से। गवाना इनको आता है, बेचना इनको आता है, क्योंकि ये सक्षम ही नहीं है। इन्हें आता ही नहीं है कि चीजों को कैसे संभालना है, कंपनियों को कैसे चलाना है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, सब बेच दो, क्योंकि इनको आराम करना है और इन्हें बताना है कि हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाया। ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ा था। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश ने क्या नहीं बनाना शुरू कर दिया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर किसी देश का नाम सबसे आगे लिया जाता है तो वो भारत देश है। भारत देश के जितने बच्चे दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई करी जाती है कि उनसे ज्यादा मेहनती बच्चे कहीं नहीं होते, किसी देश में नहीं होते। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। मगर मोदी जी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज जनता ने बताया है। पिछली बार हम भले ही चूक गए थे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखने से, मगर अब जनता की बारी है। जनता जनार्दन होती है और जनता ने देख लिया है कि हिमाचल की बारी है। हिमाचल की बारी है क्योंकि हिमाचल को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लागू की गई। और इसको देखते हुए जब चुनाव आए और कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करी हिमाचल में, तब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा कि हम भी लागू करेंगे इस स्कीम को, मगर वो नहीं कर पाए और अब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुजरात में एक मैसेज भेजना था। मगर गुजरात की डेमोग्राफी अलग तरीके की है, वहां के लोग अलग तरीके के व्यवसायों में ज्यादा होते हैं। और अगर 40 लाख बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहे हैं तो उनकी ये हार जरूर हो चुकी है गुजरात में, मगर उन्हें भी पता था कि उनको एक नौकरी मिल सकती थी और नौकरी मिलती तो उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती। मगर वापस अगर पंजाब के बारे में बताऊं तो गुजरात के चुनाव को देखते हुए इन्होंने कहा कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, मगर अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से आंदोलन चल रहे हैं। और ये आंदोलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस बात को इन्होंने कहा था, जिस वादा को इन्होंने किया, उस वादे को ये नहीं निभा पा रहे हैं। और जनता समझ रही है, कर्मचारी समझ रहे हैं और उनके खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में। मगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और इसमें और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क क्या है, ये भी आपको अवश्य बताना चाहती हूँ। इसमें जो दोनों में जो फर्क है उसको समझने के पहले आप ये भी समझ लीजिए कि ये पेंशन होती क्यों है। क्योंकि हर महीने आप एक तनख्वाह पाते हैं, उसके बाद जब आप काम नहीं कर रहे होते, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो हर महीने की वो तनख्वाह नहीं आती। हर महीने की वो तनख्वाह क्यों आनी जरूरी होती है? क्योंकि आप इतना कार्य नहीं कर सकते जितना आप अपने यूथ में, अपनी जवानी में कर सकते हैं। आजकल लोग जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिलीज
में रहते हैं और अधिकतर जो बच्चे होते हैं परिवार के वो बाहर चले जाते हैं अपनी अपनी नौकरियां करते हुए, तो जो बूढ़े बुजुर्ग रह जाते हैं उनको उनके जीवन यापन में दिक्कत आती है। आप जानते ही हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक स्रोत हो जिससे आपको हर महीने आय मिले। ये खुशी की बात है कि लोगों का जो लाइफ स्पैन होता था, जितनी उनकी उम्र होती थी उससे ज़्यादा समय तक अब वो जीवित रहते हैं। तो इसलिए अगर वो काम नहीं भी कर रहे होते तो उस जीवन में उनको ज़रूरी है कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहे और अपने बुढ़ापे को आप इज्जत के साथ जी सके, उसके लिए ये पेंशन जरूरी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें जो रिटायर हो जाते थे जो कर्मचारी, उनको अपनी जो आखिरी वो सैलरी उनको मिलती थी उसका 50% मंथली पेंशन के रूप में उनको दिया जाता था। और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाई, उसमें ये जो है एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें जो कर्मचारी है वो अपनी जो तनख्वाह है उसका 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो उसका बेसिक है और डियरनेस अलाउंस है उसका वो 10% कंट्रीब्यूट करता है और सरकार जो है वो उसमें 14% कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक तरफ आपको 50% मिल रहा था और अब आपको 25% भी नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है आज की सरकार में, भाजपा की सरकार में, कि ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको लागू किया गया दोबारा से, आप देखिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, इसका मतलब है कि ये लागू किया जा सकता है और ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ये कोई हर एक के लिए तो है नहीं, क्योंकि हर सिस्टम का एक अलग तरीका होता है। और एक और खास बात, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसमें जो तनख्वाह मिलती थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको एक आय होती थी उनकी हर महीने की और उस पर उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 से नौकरी करी उनके लिए ये नया पेंशन स्कीम लाया गया और इसको बताया गया डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी मंथली सैलरी, बेसिक मंथली सैलरी रिटायरमेंट के समय पे 10,000 है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको मिलेगा 5,000 रुपए। और अगर इसमें जैसे साल में 2 बार आपको पता है कि डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, तो वो डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलता था। जैसे 4% डीए अगर आपका बढ़ा है तो उसी प्रकार से आप कैलकुलेट करते 4% तो हो जाएगा 200 रुपए, तो 5,200 रुपए आपको प्रति माह मिलता था। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसको बंद कर दिया। इसके बारे में और भी आपको बातें बाद में बताऊंगी, लेकिन आज जिस कारण से मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिमाचल अभी हारी है, पूरा देश बाकी है। ये संदेश दिया है हमारे उन शिक्षक कर्मियों ने जो सरकारी कर्मी है, और ये सरकार तो चाहती ही नहीं कि सरकारी कर्मचारी कोई हो, ये तो इसीलिए चाहती है कि सबको ये जैसे अतिथि शिक्षक हैं इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कैसे ये परमानेंट टीचर्स जो हैं कम से कम रखें और ताकि उनको तनख्वाहें ना देनी पड़े। उसका एक अलग कारण भी है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज कर्णप्रयाग की सड़कों पर जो उठा था जन सैलाब, उस जन सैलाब ने इनको दी है एक वार्निंग। इनको एक वार्निंग जो दी है वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा अभी तो हिमाचल हारी है, अब पूरा देश बाकी है। अभी तो हिमाचल हारी है, अभी तो पूरे देश की बारी है। यानी कि 2024 के लिए ये चेतावनी है।
मोदी सरकार को कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो 1972 से मिल रही है हमारे कर्मियों को, हमारे कर्मचारियों को, उनको दोबारा दे। और इसके लिए हमारे शिक्षक जो है वो एक आंदोलन जल्दी करने वाले हैं देहरादून में, और देहरादून की सड़कें ऐसा जन सैलाब देखेंगी, क्योंकि ऊर्जा से भरे हुए हैं हमारे ये साथी, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ओपीएस को लागू कर रही है हिमाचल में, कर चुकी है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और अब कर रही है हिमाचल में। इसलिए अभी तो हिमाचल हारी है मोदी जी, पूरा देश बाकी है 2024 में आपके जाने की तैयारी है।